दर्द का रिश्ता होता है। बस देखते जाओ कि वैभव और शिखा की शादी क्या रंग लाती है। मैं अगर अपनी खुशियों में आपको शामिल करना चाहता हूं तो आप लोग मेरी खुशियों में शामिल क्यों नहीं हो सकते? तुम सुरभि की खुशियां तबाह करके अपने लिए खुशियां तलाश करना चाहते हो। अब मैं जो भी हूं, कैसा भी हूं, वही बनकर जाऊंगा। और इस बार बात आमने सामने की होगी, आर पार की होगी, सच्चाई की बात होगी। माँ, दादी माँ यहाँ हरिद्वार में ही है, लेकिन दादी माँ हरिद्वार में कहाँ है, हमें यह जानना है। पिछली बार तो मैं दादी माँ तक पहुंच ही गया था, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। लेकिन माँ, जिसने दादी माँ को कैद करके रखा है, मैंने उसे पहचान लिया है। माँ जी को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि कुछ पैसे आएंगे जिनसे मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ। वो सपने जो मैंने तुम्हें लेकर देखे हैं। मुझे अगर माँ जी को यहाँ 2-3 दिन रखना है तो मैं उन्हें रखूंगा। दुनिया क्या कहती है, क्या समझती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझी तुम? बरखा, बरखा, बरखा। मैं उसके जरिए दादी माँ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वो मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया है। और आज पूरे दिन मैं उस पर नजर रखूंगा। उस पर नजर रख के क्या होगा बेटा? ओहो माँ, उसने दादी माँ को कैद करके रखा है, और वो कभी ना कभी तो दादी माँ से मिलने जाएगा। और जब भी वो दादी माँ से मिलने जाएगा, मैं उसका पीछा करते करते दादी माँ तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, माँ जी का अगर पता लग जाता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलो माँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, जाते जाते दुकान पे भी चले जाना। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बरखा, कहाँ हो तुम? माँ जी के पास। माँ जी का ख्याल रखना है। अब कैसी तबीयत है उनकी? अच्छा ठीक है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। देखते हैं, अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। तुम वहीं रहो। हाँ, ये जरूर दादी माँ के पास जाएगा। इसे शक नहीं होना चाहिए कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। जय गंगा मैया। कहिए बाकीलाल जी। हाँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। सरबंद दुलिया साहब, बस आज ही का दिन रह गया है। कल सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा, अपने हिसाब से। हमें भी इसी दिन का इंतजार है बाकीलाल जी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। ये समझ लो कि बस ऊपर वाला हम पर बहुत मेहरबान है। मैं तो ये सोचता था कि ये लोग कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कोई भी अड़चन पैदा नहीं की अपने हिसाब से। ये लोग भी मजबूर हो गए कि ये लोग अपनी जमीन बचाएं या फिर अपना घर। बस मैं तो ये चाहता हूं कि महीनों की मेहनत का नतीजा सामने आ जाए। आप जो चाहते हैं वो हो जाए। अच्छा बाकीलाल जी, कल मैंने वकील से भी बात की थी। हाँ हाँ, अपने वकील साहब बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने तुम्हारी तरह पैसे की बगैर बात किए हुए मेरा काम किया है। मैं भी अपना काम खत्म होने के बाद में उन्हें अच्छा खासा इनाम दूंगा अपने हिसाब से। बाकीलाल जी, हम सबको आपकी जीत का इंतजार है
क्योंकि उसी के बाद आप अपने वादे निभा पाएंगे। हम सबको अपनी मेहनत की कीमत अदा होगी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया था कि तुमने जितना सोचा नहीं होगा धुलिया साहब, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबको पता है कि कल ये सब काम होने वाला है। अब यहाँ तो सब लोग अपने अपने कामों में फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ हरिद्वार में मुकुंद प्रसाद चौरसिया और उसका बेटा चंदन, वो दोनों वहाँ हैं और वो कभी भी कैसे भी बुढ़िया तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ हाँ, और मुझे तो शक यहाँ तक है कि उन लोगों ने तुम्हारे पीछे कहीं आदमी ना लगा रखे हों, इसलिए खास तौर से खबरदार रहना। बाकीलाल जी, मैं माँ जी के पास ही जा रहा हूँ। कल से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब उनकी उम्र ही ऐसी है, तुम क्या कर सकते हो? अरे भाई, उनकी तकलीफ के बारे में कल के बाद सोचा जाएगा, लेकिन तुम सतर्क और सावधान रहना। बस उनकी खोज खबर रखना। बस यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया था। अब मैं फोन रखता हूँ अपने हिसाब से। जय गंगा माँ। कैसी रही बांकेलाल अपने हिसाब से? बांकेलाल ठीक कह रहा है। हो सकता है यहाँ मेरे बारे में किसी को कुछ पता चल चुका हो। मुझे बार बार माँ जी के पास नहीं जाना चाहिए, और फिर उनकी देखभाल के लिए बरखा तो है ही। ये वापस क्यों जा रहा है? क्या कह रहे थे तुम्हारे भाई? कुछ नहीं, वो भी अभी आ रहे हैं। वैसे आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। ये तो मैं भी सोचती हूँ माता जी। पता है, जब बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कितने नर्म दिल के होंगे, लेकिन जब गुस्सा करते हैं, पता है एक आदमी को तो उन्होंने मेरे सामने ही मारा था। क्या? हाँ, वो भैया का ही आदमी था। उसने पुलिस को खबर कर दी थी। कोई काम था भैया का जो पुलिस की वजह से हो नहीं पा रहा था, इसीलिए बेचारे को बहुत मारा। उनके दिमाग में तो एक ही बात रहती है बस, अगर उन्होंने कुछ काम लिया है तो उन्हें लगता है बस वो उसे पूरा कर दें। काश कि वो अच्छे कामों के लिए ऐसे असूल बनाते, क्योंकि ऐसे असूल बनाकर तो फिर बुराइयां और बढ़ेंगी, और जितनी बुराइयां बढ़ेंगी उतने ही लोगों के दुख भी बढ़ेंगे। उठा ना। किसका फोन है? वो माता जी, रहने देती हूँ ना। बात करो, बात करो। हेलो, बरखा, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे हूँ। और तुम्हारे भैया? वो पता नहीं कहाँ है। लेकिन तुम तो घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना परेशान क्यों हो रही है? किसका फोन? नहीं, कुछ नहीं। देखो, मैं इस वक्त बाहर नहीं आ सकती। अगर भैया ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बरखा, प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और वैसे भी तुम्हारे भैया इस वक्त घर पे नहीं है। मैं अंदर हूँ, मुझे नहीं मालूम अभी भैया कहाँ है। अच्छा, मैं तुमसे शाम को आकर मिलती हूँ, ठीक है? किसका फोन था कि तुम इतनी परेशान हो गई? कभी कभी ऐसा होता है माता जी,
झूठ बोलना पड़ता है और वो खुद के लिए ही कसक बन जाता है। बताया भी नहीं जा सकता कि मजबूरी क्या है। किसका फोन आ रहा है? जी चाची जी, वो प्रिया का फोन आ रहा है। वो एनजीओ वाले हैं ना, उसे भी पता लग गया है कि हमारे घर में इतना बड़ा नाजायज काम होने जा रहा है। ये वही है ना, गुप्ता जी की बेटी? जी चाची जी। कितने अफसोस की बात है ना, बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं। गुप्ता जी भी मौका देखकर इसका फायदा उठा रहे हैं। गुप्ता जी फायदा उठाने की कोशिश करें, पर कैसे चाची जी? जाने दो, तुम जानकर क्या करोगी? उनकी बेटी इस मामले से फायदा उठाकर अपने एनजीओ को चमकाना चाहती है। सभी अपने अपने तौर पर फायदा उठाते हैं। वैभव अगर गलती कर रहा है तो वो खुद पछताएगा, लेकिन उस गलती को लेकर इस घर में जो तूफान खड़ा हो रहा है, उस तूफान का क्या मतलब है? वैभव अगर तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम घर में सबके रिश्ते खराब कर दो। ये क्या कह रही हैं चाची जी? मैंने कब किसके साथ किसका रिश्ता खराब करवाया? मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। तुम्हारी वजह से दीदी आज पहली बार घर के बाहर कदम रखने वाली है। उन्होंने खुद कहा है कि वो वैभव की शादी रोकने के लिए जाने वाली है। वैभव अगर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है तो क्या तुम दीदी और भाई साहब के बीच में रिश्ता तोड़वाना चाहोगी? नहीं चाची जी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर तुम्हें ही दीदी को वहां जाने से रोकना होगा। तुम तो इस कमरे में बैठी हो, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी वजह से दीदी और भाई साहब के बीच में क्या चल रहा है? अगर तुम्हारे दिल में जरा भी रहम है ना, तो जाओ जाओ जाकर दीदी को रोक लो। क्या बात है बेटी, बहुत परेशान लग रही है। पापा, आज वैभव की शादी है और सुरभि फोन नहीं उठा रही। मैंने दो बार उसे फोन किया और दोनों बार उसने कट कर दिया। क्या? हाँ पापा, सुरभि बात करना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि सुरभि ने हालात से समझौता कर लिया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकती सुरभि। ये वो अच्छी तरह जानती है कि एक बार वैभव की शादी हो गई तो बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुरभि फोन नहीं उठा रही है, हम कर क्या सकते हैं पापा? मैंने तो अपने एनजीओ वालों को बात भी कर ली थी और ये सुनकर मेरे एनजीओ वालों को गुस्सा भी आया था। उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो कैसे सकती है? अगर सुरभि फोन उठाती तो मैं इसे एनजीओ के ऑफिस ले जाती। प्रिया बेटी, ये भी तो हो सकता है कि सुरभि को किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा हो और उसका मोबाइल किसी और के हाथ में हो। क्या? हाँ बेटी, ये भी तो हो सकता है कि उसे जोर जबरदस्ती न करके उसे जज्बाती तौर पे मजबूर किया जा रहा हो और इस मजबूरी में वो फोन नहीं उठा रही है। अगर वो हमारे साथ नहीं आएगी तो हम चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे पापा। लेकिन मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगी, उसे आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि उसकी शादी को रोकने।
दर्द का रिश्ता होता है। अगर वो हमारे साथ नहीं आएगी तो हम चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे पापा। अगर सुरभि मेरे साथ एनजीओ के ऑफिस आती और अपने शादी के सबूत रखती तो वैभव की शादी रोकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास तो सबूत ही नहीं है कि वैभव और सुरभि की शादी हुई थी। जी बड़ा खुश रहिए आनंद। और कितना टाइम लगेगा तैयारी में? बस हो गई गया। और शादी का सारा सामान आ गया ना पूरा? ओके, आप जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। जी ठीक। वैभव, कितना अच्छा लगता है वैभव, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें और शिखा को आशीर्वाद देने आते हैं। उन्हें इस शादी से खुशी होती तो आशीर्वाद देने आते ना पापा, लेकिन हमारा प्यार तो उन्हें कभी मंजूर ही नहीं था। वैभव, तुम्हारे घर वाले शादी से खुश नहीं है, लेकिन तुम तो अपने चेहरे पर ऐसी उदासी मत रखो जिसे ये लगे कि हम तुम्हें जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। नहीं नहीं पापा, मैं खुश हूं, लेकिन मुझे भी अफसोस होता है कि कोई ना सही कम से कम माँ तो होती यहाँ आशीर्वाद देने के लिए। वो क्यों आशीर्वाद देने आएगी वैभव? सुरभि तो सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय है। हमारे प्यार को तो कभी फूटी आंखों तक देखना गवारा नहीं समझा उन्होंने, फिर उनसे आशीर्वाद की उम्मीद क्यों कर रहे हो? हाँ वैभव, किसी को लेकर ऐसी उम्मीद मत पालो जो तुम्हें दुखी करे। खुशियां बड़ी मुश्किल से मिलती, खुशियों के साथ जीना सीखो। जी। शादी की पूरी तैयारी कर ली है मैंने, और शादी के बाद रजिस्ट्रार को भी बुला लिया। तुम लोग तब तक आराम करो, जैसे ही तैयारी होगी हम बुला लेंगे। जी पापा। जाओ। भाई साहब, सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? वैभव आज कालरा को अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानने लगा। हाँ केदार, अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। एक तो हमने वैभव की बात मानी नहीं, और दूसरे सबसे बड़ी रुकावट है हमारी श्रावणी। श्रावणी की वजह से ही सुरभि को हिम्मत मिली है कि वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं। भाई साहब, वैभव तो यही समझ रहा होगा कि हम लोग उसके खिलाफ हैं। आप उसे समझाइए, उसे बताइए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी खुशियों के लिए कर रहे हैं, इसीलिए सुरभि को तलाक के लिए तैयार कर रहे हैं। वैभव को समझना चाहिए भाई साहब कि हम लोग उसके खिलाफ नहीं हैं। ठीक है केदार, मैं वैभव से इस बारे में बात करूंगा। कोई और जाए या ना जाए, पर मैं वैभव के इस नाजायज काम में उसे रोकने जरूर जाऊंगी। मैं रोकूंगी उसे। वो सुरभि के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है? सुरभि का अधिकार किसी और को कैसे दे सकता है वो? लेकिन दीदी, इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। वहाँ कालरा भी होगा, शिखा भी होगी। कालरा और शिखा कौन है? वो वैभव के कुछ नहीं लगते। मैं वैभव की मां लगती। मैं जाऊंगी वहां, और मैं वहां जाकर सबको बताऊंगी कि वैभव शादीशुदा है। और एक शादीशुदा दोबारा शादी कैसे कर सकता है? भाभी, क्या आप ये चाहती हैं कि वैभव जेल चला जाए? ये करके तो आप
वैभव को गुनहगार साबित कर देंगी। भाभी, हमें बात को संभालने की कोशिश करनी है, उसे बिगाड़ने की नहीं। केदार भैया, शायद बात को बिगाड़ कर ही संभाला जा सकता है। वैभव ये बात क्यों नहीं समझ रहा कि वो गलती नहीं कर रहा, वो गुनाह कर रहा है। लेकिन मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगी, उसे आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि उसकी शादी को रोकने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया श्रावणी, बहुत हो गया, बस करो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने मेरे खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया हो, मगर आज उस लड़की के लिए न सिर्फ तुम हमारे खिलाफ जाने के लिए तैयार हो, बल्कि तुम्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारे इस रवैये से वैभव हमारे से कितना दूर चला जाएगा। और गलती से भी अगर तुम इस घर से बाहर गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। दर्द का रिश्ता होता है, मगर आज उस लड़की के लिए न सिर्फ तुम हमारे खिलाफ जाने के लिए तैयार हो, बल्कि तुम्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारे इस रवैये से वैभव हमारे से कितना दूर चला जाएगा। मेरे इस कदम से वो हमसे दूर नहीं होगा, बल्कि हमसे दूर होने से बच जाएगा। अब आप लोग तो कोई कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करूं? मुझे ही ये कदम उठाना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। और श्रावणी, तुम्हें मेरी कसम है कि आज के बाद तुमने इस घर की चौखट से अपना कदम बाहर भी रखा था। और गलती से भी अगर तुम इस घर से बाहर गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। ठीक है, नहीं जाऊंगी। आपने मुझे रोक तो दिया है, लेकिन इसका जो भी नतीजा होगा वो अच्छा नहीं होगा। और जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। सिर्फ आप। सुरभि ने तो हमारे घरों के रिश्तों में दरार डालना शुरू कर दी। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब देखने को मिल रहा है। वो मेरा बेटा है कालरा साहब, मेरा खून। याद रखिएगा, आपको ठोकर मारकर वो वापस मेरे पास ही आएगा। शायद जिस दिन मेरा जन्म हुआ होगा उसी दिन से उनकी आंखों में सपने पल रहे होंगे कि एक दिन वो मेरी शादी करेंगे, मेरी शादी के सपने को लेकर हर अरमान पूरे करेंगे। और इसीलिए मैं मां को बुलाना चाहता था।